कविता बस कर बेटी, बहुत देर हो गई, जा जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ माँ, बस थोड़ी देर और, ये वाला पार्ट पूरा होने वाला है। अच्छा जल्दी कर, खाना बन गया और तेरे पापा भी आते होंगे। हाँ माँ। अच्छा माँ, एक बात पूछूं? हाँ बोलना। आपने किस क्लास तक पढ़ाई की है? मैं गांव में 5वीं तक का स्कूल था, तो बस 5वीं ही पढ़ी, उसके बाद पढ़ी नहीं पाई। फिर घर के काम और बाकी जिम्मेदारियां संभाली, और फिर जब बड़ी हो गई तो शादी हो गई तेरे पापा से। उसके बाद से तो ये रसोई ही मेरा स्कूल और यही मेरा कॉलेज। माँ पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ तो पढ़ना, किसने मना किया है? सिर्फ 12वीं तक नहीं, उसके आगे भी पढ़ना चाहती हूँ माँ। है पर ये कैसे होगा? हमारे गांव में तो स्कूल 12वीं तक ही है ना। अरे 12वीं कर ले, बहुत है। लता की बेटी कविता उसकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही कविता के पापा दिनकर आ गए। और फिर और क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, वो मैं और माँ ऐसे ही बातें कर रहे थे। अच्छा, लाओ खाना ले आओ, अब बहुत भूख लगी है। कविता पापा के लिए रोटी लगा दे बेटा। हाँ माँ, अभी आई। ये कहानी है कविता की, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ लता और पिता दिनकर के साथ रहती थी। दिनकर एक छोटे किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। न तो दिनकर ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही लता, लेकिन उनकी बेटी कविता को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो हर वक्त पढ़ाई करती रहती। ऐसे कुछ महीने बीत गए और फिर वार्षिक परीक्षाओं का वक्त आ गया। कविता जल्दी कर बेटी, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी वरना। मैं तो तैयार हो गई पापा, लेकिन बहुत घबराहट हो रही है। लो बताओ, अरे जो लड़की हर बार अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है वो नतीजे से घबरा रही है, तो सोचो बाकियों का क्या हाल होगा। चिंता मत कर, देखना इस बार भी तू अव्वली आएगी। लता और दिनकर को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और हुआ भी वही। उस बार भी कविता ने अपनी क्लास में टॉप किया, और फिर कई सालों बाद। अरे करमचली, पता नहीं किसके ख्यालों में खोई है। रोटी जलकर कोयला हो गई, लेकिन महारानी को तो सपने देखने से ही फुर्सत नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या रोटी जला दी और क्या? अरे गैस का तेरे मायके से आती है, जब देखो तब बस नुकसान ही करती रहती है। हाँ माँ, कल कांच का ग्लास फोड़ दिया था भाभी ने, और आज देखो। आने दे करण को, तेरी शिकायत करूंगी। कविता की शादी हो चुकी थी। वो मायके में जितनी लाडली थी, ससुराल में उतनी ही परेशान। करण तो अपनी पत्नी कविता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सास उमा और उसकी ननद दिया को कविता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। करण की माँ की मौत के कई साल बाद उसके पिता ने उमा से शादी कर ली थी। दिया उमा की बेटी थी, पर जैसी माँ वैसी बेटी। उमा और दिया कविता को खूब परेशान करते। और फिर एक दिन, अरे बाप रे, इतना पाउडर कौन डालता है वॉशिंग मशीन में? माँ जी, वो अच्छे से सफाई नहीं होती कपड़ों की, और ये भी कह रहे थे कि शर्ट साफ नहीं धुली, तो बस इसीलिए। अब करण का नाम लेकर खुद को सही साबित करने की कोशिश मत कर, न काम की न काज की। हाँ, और हमारे सामान की कुछ पढ़ लिया होता भाभी, तो तुम्हें ये पता होता कि वॉशिंग मशीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कविता को दिया की ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे उम्मीद थी कि दिया की बदतमीजी पर उमा उसे डांटेगी, लेकिन उमा तो दिया की बात पर ठहाके लगा रही थी। रोती हुई कविता अपने कमरे में आ गई और फिर से अपने बचपन की यादों में खो गई। पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलना बेटा, क्या बात है? हमारे गाँव में तो 12वीं तक का ही स्कूल है। हाँ तो? पर पापा, मुझे आगे बढ़ना है। अरे पगली, क्या करेगी आगे पढ़कर? अरे 2-3 साल बाद तेरी शादी करवा देंगे, फिर जाकर अपना परिवार संभालना। हाँ कविता, तेरे पापा सही कह रहे हैं, और अपने खानदान में 12वीं तक पहुँचने वाली तू अकेली लड़की है, क्या करेगी इतना पढ़कर? अरे कविता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब्जी बनाने के लिए प्याज काटी थी ना, तो उससे आंसू आ गए। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या ही बात हो गई। कविता नहीं चाहती थी कि उसका पति करण उसके लिए अपनी माँ और बहन से लड़ाई करे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन, माँ मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, मैं पिंकी के घर जा रही हूँ, वो मुझे समझा देगी। दिया, एक बार मुझे दिखाना दो, क्या पता मुझे आता हो। अरे भाभी रहने दो, ये गांव का स्कूल नहीं है जहाँ तुम बिना पढ़ाई के टॉप कर लेती थी। और नहीं तो क्या, इसे लगता है ये बड़ी मास्टरनी है। रोज रोज इसी तरह से दिया और उमा कभी उसके मायके का तो कभी उसकी पढ़ाई लिखाई का मजाक बनाते थे। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो एक दिन कविता ने करण से बात की। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताओ क्या बात है? मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना मतलब? मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। अरे पर अचानक ये ख्याल क्यों? अचानक नहीं जी, मैं तो शुरू से आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे शहर भेज सके, हॉस्टल का खर्चा उठा सके, इसीलिए मेरी पढ़ाई छूट गई तब। पर तुम करोगे क्या ग्रेजुएशन करके? कुछ सोचा है? जॉब करूंगी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, और फिर जो पैसे मिलेंगे उससे घर चलाने में आपकी भी थोड़ी मदद कर सकूंगी।
पर घर के सारे काम, फिर पढ़ाई, ये सब कैसे मैनेज करोगी कविता? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे भी घर का काम करने के बाद मेरे पास खाली बैठने के अलावा और कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो तुम कल ही चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे लिए एडमिशन फॉर्म ले आते हैं। करण की बात सुनकर कविता खुश हो गई। अगले दिन वो सुबह ही जल्दी से तैयार हो गई और फिर करण के साथ जाकर एक अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। लेकिन जैसे ही ये बात उसकी सास उमा को पता लगी, उसने घर में कलेश कर दिया। तेरे पास इतने फालतू पैसे हैं क्या करण? हैं? हम यहाँ अपनी इच्छाएं मार मार कर बैठे हैं और ये महारानी कॉलेज जाएंगी पैसा बर्बाद करने। माँ, दिया भी तो पढ़ रही है ना, वैसे ही कविता भी पढ़ लेगी। अब उसके गांव में कोई कॉलेज था ही नहीं, तो उसमें इसकी क्या गलती? और बाकी आपको क्या कमी है, मुझे बताइए। अरे रहने दे, मैं तेरी बीवी की तरह बेशरम नहीं हूँ। अरे बहुएं ससुराल आती हैं, अपना घर देखती हैं, पर नहीं, इन्हें तो झांसी की रानी बनना है, क्रांति लानी है समाज में। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस सब ड्रामे से क्या ही हो जाएगा। उमा और दिया की बेतुकी बातों का न तो करण के पास कोई जवाब था और न ही कविता उसे कोई जवाब देती थी। अगले ही दिन से कविता की दिनचर्या बदल गई। वो सुबह जल्दी उठती, सबके लिए खाना बनाती और फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती। कॉलेज आकर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे उसकी सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और इस तरह पहले ग्रेजुएशन और फिर कुछ सालों के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसने टॉप किया। माँ, दिया, ये लो मिठाई खाओ। क्या हुआ? किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? माँ, कविता ने फिर से कॉलेज में टॉप किया है। हैं? अब चीटिंग करके तो कोई भी टॉप कर ले। दिया, कुछ सोच समझ कर बोला करो, समझी? उसे क्यों डांट रहा है? जाके अपनी पत्नी से पूछ के मेडल लेकर अब करेगी क्या? रसोई में टांगेगी जहाँ उसे देखने कोई नहीं आएगा। करण अपनी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन की बातों से बहुत दुखी हुआ। उधर कविता ने भी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसकी तो कुछ और ही तैयारी थी। पढ़ाई पूरी होते ही कविता ने एक जगह इंटरव्यू दिया और उसकी बेहतर स्किल्स के बूते उसे अच्छी सैलरी भी ऑफर हो गई। फिर उसी शाम, पता है माँ, कल हमारे स्कूल में कोई नया टीचर आ रहा है साइंस का। भगवान करे वो नया टीचर अच्छा हो, वरना तू साइंस में फिर से फेल हो जाएगी। अब तू बात करना ना उस नए टीचर से। मैं करण से बोलकर उसी टीचर से तेरी ट्यूशन लगवा दूंगी और फिर कोई तुझे फेल नहीं कर पाएगा। हाँ माँ, ऐसा ही करना। पिछली बार मेरी गलती नहीं थी, टीचर ही अच्छी नहीं थी, तभी तो मैं फेल हुई थी। हाँ, और पूरी क्लास में तू अकेली ही थी जो साइंस में फेल हुई थी। कितनी बार कहा अपनी भाभी से पढ़ लिया कर, पर नहीं, तुझे तो किसी की सुननी नहीं है ना। अरे रहने दो भैया, मुझे नहीं पढ़ना उनसे। आप बस नए टीचर से मेरी ट्यूशन लगवा देना। अगले दिन सुबह ही कविता ने अच्छी सी साड़ी पहनी। वो बढ़िया से तैयार हुई। जॉब का पहला दिन है, ऑल द बेस्ट। आपके बिना ये सब नहीं हो पाता। यू आर द बेस्ट हस्बैंड। अब जाओ, वरना लेट हो जाओगी। खाना वाना तो बना दिया ना सबका? हाँ माँ जी, सब काम हो गया है। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि पूरी मेहनत से अपना काम कर सकूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। फिर कविता के पीछे पीछे दिया भी स्कूल के लिए निकल गई और कुछ घंटों के बाद दिया की क्लास में। हे भगवान बचा ले, आज भी साइंस का काम पूरा नहीं हुआ है। भगवान ऐसा करो कि वो नए वाले साइंस टीचर को एक हफ्ते बाद भेज देना, तब तक मैं सारा काम पूरा कर लूंगी, प्रॉमिस। क्लास में हल्का शोर था, तभी क्लास में स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस डिसूजा आई। क्वाइट बच्चों, मिले आपकी नई साइंस टीचर मिसेस कविता से। आज से यही आपकी क्लास टीचर है और यही आपकी साइंस टीचर। गॉट इट? प्रिंसिपल की बात सुनकर और सामने का नजारा देखकर दिया के मुंह से एकदम निकला, तुम? ये क्या बदतमीजी है दिया? शी इज योर क्लास टीचर। कविता मैम, प्लीज गिव एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन दिस गर्ल। ये साइंस में बहुत वीक है। डोंट वरी मैम, आप भरोसा रखिए, इस बार मेरी क्लास में कोई भी साइंस में फेल नहीं होगा और दिया की एक्स्ट्रा क्लासेस तो मैं पर्सनली लेने वाली हूँ। चलो भाई, मोहल्ले की सारी औरतें तो आकर चली गई। बेटी रितु, इससे मिलो, ये है तुम्हारी ननद, यानी मेरी छोटी बेटी शालू। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। रितु की बात सुनते ही उसकी सास उपमा और उसकी ननद शालू जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह से हंसता देख बेचारी रितु को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा दीदी? अरे नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही। वो आपने कहा ना कि बड़ी इच्छा थी आपकी मुझसे मिलने की, तो बस इसलिए। दीदी माफ करना, पर मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। अरे बहू रानी, तुम चिंता मत करो, अपनी ननद से मिलने की तुम्हारी इच्छा तो हर रोज पूरी हुआ करेगी। अच्छा माँ जी, पर वो कैसे? वो ऐसे कि शालू का ससुराल बस 3 घर छोड़कर ही है। 3 साल हुए इसकी शादी को, तब से इसका एक पैर मायके में रहता है और एक पैर ससुराल में। अब समझी क्यों हंस रही थी हम दोनों? ओह, अब समझ में आ गया। ये तो बढ़िया है। सच में दीदी बड़ी लकी हो आप, जब मन चाहे तब मायके घुमाओ। नहीं नहीं,
ऐसी बात नहीं है, ये तो कई बार बिना मन के भी आ जाती है, और वो भी अकेले, नहीं तो पूरी बारात लेकर आती है। इतना कहकर उपमा और उसकी बेटी शालू फिर से हंसने लगी। हालांकि रितु को अब भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन शादी के बस 1 महीने बाद उसे पूरी कहानी समझ आ गई। अरे दीदी आओ ना, अरे वाह आज तो नंदोई जी भी आए हैं, अंदर आइए ना। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे भाभी, आप तो बड़ी ही कमजोर सी हो, क्या बात है सासू माँ, कुछ खाने को नहीं दे रही क्या? ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। कभी जब हमारे घर आना तो दिल खोलकर बुराई कर लेना, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस भी करो, वो भाभी ये ना बड़े मजाकिया है। और ये क्या, मेरे चारों जेठ भी ऐसे ही हैं, एकदम मस्त मौला। आप जब हमारे घर आओगी ना तो देखना, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा आपका। जरूर आऊंगी, वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आए आप, मैं बस खाना ही लगाने जा रही थी। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया आपने? भिंडी, दाल चावल और हलवा। तो फिर अब देर मत कीजिए भाभी, जल्दी से पेट पूजा करवाई दीजिए। उस दिन शालू और केशव ने पेट भरकर खाना खाया, और इतना खाया कि बेचारी रितु के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी ननद और नंदोई की अच्छी आवभगत की। वो दिल से खुश थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। अरे दीदी क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे बड़े जेठ ईश्वर जी। पता है हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि भाई साहब बाहर ही मिल गए। फिर मैंने जब इन्हें बताया कि मैं आपके हाथ का हलवा खाकर आ रही हूँ तो हलवे की तारीफ सुनकर ये भी चले आए। अब थोड़ा हलवा बचा है क्या भाभी? नहीं बचा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, हलवा दोबारा बन जाएगा, आप लोग अंदर तो आइए। रितु बेचारी अभी 2 मिनट पहले ही अपनी ननद और नंदोई की सेवा करके बहुत खुश थी, पर अब वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। थकी हारी रितु ने जैसे तैसे फिर से हलवा बनाया और फिर। अरे वाह रितु, क्या हलवा बनाया तुमने? शालू ठीक ही कह रही थी, एक काम करते हैं, शाम को सब लोग एक साथ आते हैं रितु के हाथ का हलवा खाने। संजय, रितेश, पंकज और केशव तो आएगा ही, भाई उसकी ससुराल है, क्यों है ना? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना सब लोग। शालू और ईश्वर वहां से खुशी खुशी चले गए, और उनके जाते ही रितु ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब नरक होने वाली है, क्योंकि हर 3-4 दिन बाद शालू अपने ससुराल से पूरी बारात लेकर आती और रितु का बैंड बजाती। वो बेचारी हर वक्त बस रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, माँ जी ये शालू दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना? हाँ, 5 भाई हैं, पर बिल्कुल मुट्ठी जैसे, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और सब एक से बढ़कर एक मस्खरे हैं। एक रेत बेचता है, एक का सरिया का काम है, एक तीसरा वाला पुताई का काम करता है। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है, सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत खाते भी हैं। हैं? कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कह रही थी कि कितना अच्छा परिवार है, संस्कारी, सबका ख्याल रखने वाला। हाँ वो तो है, सबका ख्याल रखते हैं वो लोग। रितु वहां से मुंह बनाकर चल दी। फिर अगले दिन सुबह, रितु जल्दी उठ बेटा, आग लग गई है, जल्दी उठ। अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया है? आग? माँ जी आग कैसे लगी? अरे तू पहले बाहर निकल, बाद में सोचेंगे ये सब। उपमा ने रितु को जल्दी से बाहर निकाला। पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल रहा था। तभी शालू का पति केशव और उसके चारों भाई वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सब मिलकर घर को जलने से बचा नहीं पाए। ये देखकर उपमा और रितु रोने लगे। और फिर ये क्या हो गया माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर हो गए। भाभी कैसी बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे कमरे में। इसके बाद शालू अपनी माँ और अपनी भाभी को अपने घर ले आई। उसने उन दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने मायके वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखा। और फिर 3 महीने बाद, लो जी, आपका घर तैयार है। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितना खर्च हो गया इस सब में? उसकी चिंता आप मत करो। अरे मेरा ईंट का काम है तो मैंने ईंट दे दी। ये संजय है, इसका सरिये का काम है। ये रितेश रेत बेचता है और पंकज पुताई करता है। और ये आपका नंदोई केशव, सबसे ज्यादा मदद तो इसी ने की है। आपके लिए सारा फर्नीचर इसी ने बनाया है। मैं आप सबका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? बहुत आसानी से भाभी, फिर से मेरी पूरी बारात को अच्छा सा हलवा खिलाकर।